बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। सो ओपीडी गाइड बाय मेडिकल कॉप सीरीज में आज हमारा टॉपिक होगा द वेरी इंपॉर्टेंट सीबीसी इंटरप्रिटेशन। आपको पता ही है सीबीसी एक बहुत कॉमन सा ब्लड टेस्ट है जो हम तकरीबन हर पेशेंट को करवाते रहते हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमें लाजमी आना चाहिए। ऐसे हाउसों पे हमें सिखाया जाता है सीबीसी इंटरप्रिटेशंस के बारे में। तो आज अच्छे से करते हैं। आपको पता है सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। अब अब ब्लड हैज थ्री कंपोनेंट। जो हमारा ब्लड होता है ना, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप इस पिक्चर्स में देखें तो इस वाइल में ब्लड है, इसको हमने तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द प्लाज्मा, ठीक है। द सेकंड कंपोनेंट इज द रेड ब्लड सेल, जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है। अच्छा, और तो बीच में एक वाइट कलर से छोटा सा आपको नजर आ रहा है, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में हमारी प्रोटीन्स, आयन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सम वेट्स, सम गैसेस, ओके। तो ये होता है प्लाज्मा में। तो इस तरीके से हम अपने ब्लड को तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब अब जो ब्लड के अच्छा, जो ब्लड के ये थी ब्लड की कंपोजिशन, ठीक है। अब जो ब्लड के तीन कंपोनेंट्स हम डिवाइड करते हैं ना, एक को हम करते हैं एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे, ये जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा, थर्ड कंपोजिशन है ब्लड की। और ये जो दरमियान में आपको व्हाइट सा नजर आ रहा होगा, इसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, ओके। तो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के ये तीन, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट। जब भी आपने एक सीबीसी पकड़नी है, सीबीसी की रिपोर्ट जब भी आपने देखनी है, तो आपकी पहली नज़र जानी चाहिए, वो जानी चाहिए आपके ना, तीन चीज़ें हम मेनली जो होती हैं, तीन चीज़ें देखती हैं। द एचबी, हीमोग्लोबिन, टीएलसी काउंट एंड प्लेटलेट, ठीक है। अब अब एरिथ्रोसाइट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किन किन पार्ट्स में, किन किन कंपोनेंट्स में। सबसे पहले हमारे पास है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू। अब ये जितनी हम लैब इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, हर लैब इंटरप्रिटेशन हर किसी की नॉर्मल वैल्यू ना वेरी करती है लैब टू लैब। तो तकरीबन हर लैब में उनकी नॉर्मल वैल्यू उनके सामने लिखी होती है, लेकिन फिर भी एवरेज वैल्यू जो होती है, जो मेन चीज़ें हैं, उनकी एवरेज वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में वो आपसे कुछ पूछे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वैल्यू दी जाती है, वहाँ पे वो आपसे पूछते नहीं है, नॉर्मल वैल्यू नहीं देते। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये नॉर्मल है। अब सबसे पहली चीज़ है हमारे पास आरबीसी काउंट। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर मिली क्यूबिक लीटर, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब आरबीसी काउंट है क्या? द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। हमारे ब्लड में टोटल नंबर ऑफ आरबीसी को आरबीसी काउंट बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू है ये। अच्छा, अब ये बढ़ सकते हैं, ये कम हो सकते हैं। अब बढ़ किन सूरत में सकते हैं? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया एक लेबोरेटरी फाइंडिंग है, जहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? आरबीसी काउंट बढ़े हुए मिलेंगे। कम कब होंगे? अनीमियाज, ओके। द सेकंड इज द इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन, एचबी। अब ये भी वैल्यू जो है वेरीज करती है लैब टू लैब। अगर मेल की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 13.5 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ओके। अच्छा, मेल्स में। तो फीमेल में इसकी वैल्यू होती है, कम होती है, 11.5 टू 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ओके। अब हीमोग्लोबिन है क्या? इट इज अ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आरबीसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी की, जो काम क्या करती है? हमारे आरबीसी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ये भी इसी तरीके से बड़ी हुई होगी पॉलीसाइथीमिया में, और कम किस में होगी? अनीमिया में, ठीक है। तो इसलिए हम पहला का सीबीसी इंटरप्रिटेशन में हम पहला काम क्या क्या करते हैं? एचबी चेक करते हैं। अगर एचबी आपको कम नजर आई तो यू कंफर्म अनीमिया। अच्छा, तीसरी चीज है यहाँ पे पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी या हिमेटोक्रिट, एचसीटी, ये दोनों एक ही चीज है। अच्छा, इसकी ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, 40 टू 54% इन मेल एंड 38 टू 47% इन फीमेल। अब ये है क्या? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स।
ठीक है ना। वो ब्लड की प्रोपोर्शन की मेजरमेंट है जो सेल से बना होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड, हम ब्लड की प्रोपोर्शन को मेजर करते हैं जो सेल से बना हुआ होता है। इस ये भी सेम, पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज एंड अनीमिया में डिक्रीज। द फोर्थ थिंग इज द मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, MCV, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 76 to 96 फेमटोलीटर। it is the average volume of RBCs। RBCs के एवरेज वॉल्यूम को हम MCV बोलते हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू MCV वी क्लासीफाई अनीमियाज इनटू 3। अब देखा, अब आपने CBC देखी, HP देखी, HB कम थी। अगर मेल था उसमें 13.5 से कम मिली आपको, ठीक है। फीमेल थी उसके 11.5 से आपको कम मिली, तो आप अनीमिया कंफर्म कर लेते हैं। अब वो किस टाइप का अनीमिया है, तो अगली नज़र आपकी जानी चाहिए ऑन मी MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अगर वो MCV ज़्यादा है तो दिस इज अ मैक्रोसिटिक अनीमिया। अगर MCV नॉर्मल है दिस इज नॉर्मोसिटिक अनीमिया। इफ MCV इज द less than 76 femtoliter then it is what this is the microcytic anemia। तो इस तरीके से हम MCV को लेके हम अनीमियाज को क्लासिफाई करते हैं। अब ये डिफरेंट मैक्रोसिटिक अनीमियाज की डिफरेंट टाइप्स हैं, माइक्रो की डिफरेंट है, नॉर्मोसिटिक की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये हम पढ़ते हैं आगे जाके। देखें, ये देखिएगा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दिस इज द microcytic anemia, microcytic RBC, this is a normocytic RBC, there is a microcytic RBC। ओके, अच्छा, ये एक चीज थी हमने डिस्कस किया ब्लड कंपोनेंट इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स को। दूसरी चीज है हमारे पास प्लेटलेट्स। व्हाट आर प्लेटलेट्स? द प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये होते क्या हैं? दे आर टिनी डिस्क शेप सेल फ्रेगमेंट इन द ब्लड दैट आर इसेंशियल फॉर फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स एंड स्टॉपिंग ब्लीडिंग। अब ये है क्या, छोटे से डिस्क शेप के फ्रेगमेंट्स होते हैं ब्लड में। अब ये जरूरी किए होते हैं, ये देखें यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें आपको, ये पूरा एक सेल है, उसमें रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, प्लेटलेट्स नजर आ रहे हैं, साथ वाइट ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में ब्लड ब्लीडिंग को रोकते हैं और ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं। अच्छा, अब ये कम हो, अच्छा, इनकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है, इधर मैं लिखनी मेंशन करना भूल गया, इनकी जो मॉर्निंग नॉर्मल वैल्यू होती है ना, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ये आप लिख लीजिएगा, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इनकी नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं हमारे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर इनकी वैल्यू 4.5 लाख से बड़ी हुई तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर इसकी कम हुई, 1.5 लाख से कम हुई, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इनकी कॉजेज क्या हैं? बीमारियां हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस की कॉजेज क्या है? इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, ये एक बीमारी है। किसी भी मिलिग्नेंसी में, ये किसी भी एक डिजीज है, DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation। तो इन 3 डिजीज, और भी काफ़ी डिजीज हैं लेकिन इनको हम टॉप पे रखते हैं। DIC, एनी मिलिग्नेंसी, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इन 3 डिजीज में क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारे बढ़े हुए होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की क्या है? बोन मैरो फेलियर या डेंगी। डेंगी में आपको पता ही है, डेंगी में प्लेटलेट्स काउंट कम हुआ होता है, और अगर बोन मैरो ही फेल हो गया, ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट विल बी डिक्रीज। सो ये था हमारे पास दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जिसको हम WBC वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, टीएल ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास पहला है इसके पास टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो इसको हम बोलते हैं TLC, ठीक है। तो हम देखते क्या है, हम CBC में क्या देखते हैं, HB देखते हैं। अगर हमें अनीमिया लग रहा तो हम फौरन MCV पे आते हैं, उसकी टाइप को देखते हैं कि आया कि नॉर्मो है, माइक्रो है, मैक्रो है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं जनाब प्लेटलेट्स के, प्लेटलेट्स देखते हैं कि प्लेटलेट्स कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। तीसरी चीज़ देखते हैं हम क्या, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC काउंट, जो नॉर्मल होता है 4,000 से 11,000। बट ये TLC, इट इज द नंबर ऑफ WBCs इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में टोटल नंबर ऑफ WBCs को TLC काउंट बोलते हैं। इसी तरीके से बड़ा हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, कम हुआ हो तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो हम ये TLC काउंट इंटरेस्टेड क्यों होते हैं कि देखने के लिए कि आया कि अगर TLC काउंट रेज हुआ तो देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, देयर विल बी इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। ल्यूकोसाइटोसिस की कॉजेज क्या है?
इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड एप्लास्टिक अनीमिया, ये 3 कॉजेज़ हैं। ल्यूकोसाइटोपेनिया की कॉजेज़ क्या हैं? या वही बोन मैरो खराब है, बोन मैरो की डिजीज़ है या ऑटोइम्यून डिजीज़ है सब हमारे पास। अब अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ना, इनको हम डिवाइड करते हैं। ये देखें यहाँ पे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इनको हम डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है न्यूट्रोफिल, ठीक है? तो इसकी हम अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 2000 से 7000 क्यूबिक मिलीमीटर या 55% टू 75%, ठीक है? टोटल डब्ल्यूबीसीज के 55% टू 70% क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल। अगर इनकी वैल्यू बढ़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, ठीक है? तो कॉजेज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है? अगर इसकी न्यूट्रोसाइटोपिनियन वैल्यूज कम है तो इसकी कॉजेज क्या होते हैं? वही बोन मैरो डिसऑर्डर या टीबी हो सकता है। तो जैसे हमने सीबीसी में पढ़ा कि जैसे ही हम एचबी पे नज़र डालते हैं कि भाई एचबी कम है, अनीमिया हो सकता है, तो हम अगली नज़र डालते हैं सीधी जाके एमसीवी पे कि देखना है कि विच टाइप ऑफ अनीमिया इज इट, कौन से टाइप का अनीमिया। इसी तरीके से जब आप टीएलसी देखते हैं, टीएलसी आपको बढ़ा हुआ नजर आया, आप टीएलसी देखा आपको मिला 18,000 15,000, तो आप क्या सोचेंगे? भाई बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है। अब बॉडी में इन्फेक्शन आपको पता ही है किन किन की वजह से हो सकते हैं? बैक्टीरिया करवा सकते हैं, वायरसेस करवा सकते हैं, पैरासाइट्स करवा सकते हैं। ओके, अब उनको डिफर करने के लिए हमने ये टेस्ट दोबारा किए, ये आगे देखा। अगर फिर टीएलसी देखा, टीएलसी बढ़ा हुआ है, हमने कंफर्म कर लिया कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। अब ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन कौन करवा रहा है, तो आगे हम देखते हैं न्यूट्रोफिल। अगर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ हो तो देयर इज व्हाट? बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। ओके, अगली चीज देखते हैं बेजोफिल। बेजोफिल नॉर्मल होते हैं 0.5 टू 1%, ठीक है? तब ये इंक्रीज बेजोफिल्स को क्या बोलते हैं? बेजोफिलिया। डिक्रीज को क्या बोलते हैं? बेजोफिलोपिनिया। ओके, अच्छा, बेजोफिलिया के कॉजेज क्या हो सकते हैं? एलर्जिक रिएक्शन एंड सम इन्फेक्शन इन, ठीक है? क्योंकि ये सारे डब्ल्यूबीसीज के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो सब इन्फेक्शन में तो सारे के सारे ही बड़े हुए होंगे। ओके, बेजोफिलोपिनिया के कॉज क्या हो सकते हैं? एलर्जिक रिएक्शन इन्फेक्शन वगैरह। ओके, तो हमने न्यूट्रोफिल बड़ा होने का मतलब क्या है? कि देयर इज एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आगे हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 1000 टू 3000 क्यूबिक मिलीमीटर या 20% टू 35%। लिम्फोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं, अगर बढ़ हो जाए तो ये किस में बड़ा होता है? वायरल इन्फेक्शन में। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स रेज्ड होंगे, और वायरल इन्फेक्शन में क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स रेज्ड होंगे। अगली चीज है हमारे पास मोनोसाइट्स। 200 से 1000 क्यूबिक मिलीमीटर या 3% टू 8%, ये नॉर्मल रेंज होती है। मोनोसाइटोसिस या मोनोसाइटोपिनिया बड़े हुए तो मोनोसाइटोसिस, कम हुए तो मोनोसाइटोपिनिया, ये भी इन्फेक्शन में बड़े हुए हो सकते हैं। इयोसिनोफिल 20 टू 500 क्यूबिक मिलीमीटर या 1% टू 3%, बड़े हुए तो ईज ऑफ इयोसिनोफिलिया बोलते हैं, कम हुए तो इयोसिनोफिलोपिनिया बोलते हैं। और कॉजेज क्या होती हैं? पैरासिटिक इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, नो, हमने अब समराइज क्या करना है। आपने सीबीसी देखी, सीबीसी में आपने एचबी देखी, एचबी जनाब कम थी, आपने अनीमिया कंफर्म की। अनीमिया जब आपको कंफर्म हो गया, अगली चीज आपने आनी है सीधा एमसीवी पे। एमसीवी कम है तो माइक्रोसिटिक अनीमिया, नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक अनीमिया, एंड ग्रेटर है तो मैक्रोसिटिक अनीमिया। ये आपकी बात हो गई इरिथ्रोसाइट्स की। अगली बात आती है, हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट देखने के लिए हम क्यों क्यों इंटरेस्टेड हैं? कि आया कि आया, अब जो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है ना, ब्लीडिंग है, ये किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर चल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या हो गया? इसकी प्लेटलेट्स जो है कम हो जाएंगे। तो वहां पे आपको प्लेटलेट्स कम होने का मतलब पता चलेगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। आपको पता चलेगा कि भाई कि बॉडी में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तीसरी चीज आप देखते हैं टीएलसी काउंट। टीएलसी काउंट 4000 से 11000 नॉर्मल होता है। अगर बढ़ा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि भाई बैक्टीरिया कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में। अब कौन सा इन्फेक्शन चल रहा है आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है। लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं तो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। या इयोसिनोफिल बढ़े हुए हैं तो ये पेशेंट को पैरासिटिक इन्फेक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन है। आगे, अब जैसे हमने अनीमिया की बात की, हमने अनीमिया, इफ हीमोग्लोबिन इज लोअर देन द नॉर्मल इट कंफर्म्स अनीमिया। अनीमिया कब कंफर्म हो जाता है? जब एचबी कम है।
टू चेक टाइप ऑफ अनीमिया चेक एमसीवी, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। एमसीवी भी लेस देन 76 है तो माइक्रोसिटिक अनीमिया, 76 टू 96 है तो नॉर्मोसिटिक अनीमिया, मोर देन 96 है तो मैक्रोसिटिक अनीमिया। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोसिटिक अनीमिया। अब जो माइक्रोसिटिक अनीमिया के हमारे पास दो टाइप्स हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया विच इज द मोस्ट कॉमन अनीमिया वर्ल्ड वाइड, एंड द सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। नॉर्मोसिटिक अनीमिया, ठीक है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया अगर आ गया तो अब अगला काम आप क्या चेक करते हैं, चेक रेटिक काउंट। रेटिक काउंट चेक करते हैं, रेटिक काउंट अगर बढ़ा हुआ हो तो ये क्या हो सकता है, अनीमिया क्रोनिक डिजीज। कोई भी पेशेंट को क्रोनिक डिजीज चल रही है जिससे पेशेंट को अनीमिया हो गया, या रीनल फेलियर, पेशेंट की किडनी फेल है, या अर्ली B12 या फोलेट डेफिशिएंसी। अगर रेटिक काउंट कम है तो क्या हो सकता है, हेमोलिसिस हो सकती है बॉडी में, या ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट का। मैक्रोसिटिक अनीमिया के हमारे पास दो टाइप्स हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। तो ये हमारे पास अनीमिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जो मोस्ट कॉमन अनीमिया है ना, उसी के बारे में पढ़ते हैं, बाकी अनीमियाज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन अनीमिया कौन सा है, द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अनीमिया अब है कि आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। जो हमारी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है ना, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आयरन। whose function is to transport oxygen। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन किसका फंक्शन है, हीमोग्लोबिन का। दैट्स वाई लीडिंग कॉज ऑफ एसओबी इज अनीमिया। ठीक है, तो अक्सर आपके पास ओपीडी में पेशेंट्स आते होंगे या आपने देखे होंगे, जो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं ना, वो एसओबी की कंप्लेन करती हैं। एसओबी की कंप्लेंट इसलिए करती हैं क्योंकि उनमें चल रहा होता है आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हीमोग्लोबिन नहीं, पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है पेशेंट को तो आयरन की कमी होती है। आयरन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन बनाना। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब ऑक्सीजन सही से ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो पेशेंट को क्या होगा, डिस्पनिक होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी पेशेंट को। ठीक, तो मतलब उसकी कोई भी वजह नहीं होती। अच्छी खासी वुमन, हेल्दी वुमन कंप्लेन कर रही है, आई हैव एसओबी। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है, आपने उसकी सीबीसी करवानी होती है। उसकी सीबीसी करवाएंगे, वहां पे आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मिल जाएगा। दैट्स व्हाई लीडिंग कॉज ऑफ एसओबी इज व्हाट, अनीमिया। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, क्योंकि आपको पता ही है फीमेल में मेंस्ट्रुएशन की वजह से ब्लीडिंग होती है, तो उस वजह से उनमें मोस्ट कॉमन अनीमिया आईडीए किस में होता है, फीमेल में। ब्लड लॉस फ्रॉम जीआईटी लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज, ये हमारी जीआईटी की डिजीजेज हैं जिनमें ब्लड लॉस होता है। या मेल अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, या पेशेंट की क्या है, आयरन सही तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, जिससे क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी। या इनसफिशिएंट आयरन इंटेक, या पेशेंट या कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो आयरन इंटेक सही से कर नहीं रहा, जिससे क्या हो जाएगा, आईडीए। नाउ रिस्क फैक्टर, कौन से पर्सन, कौन से पेशेंट, कौन से लोग जो हैं देट आर एट रिस्क फॉर आईडीए। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में आईडीए हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन अपन पहले बात कर चुके हैं। फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेशन, जो लोग बार बार फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेट करते हैं। एंड वेट लॉस सर्जरी, जो अपने वेट लॉस की सर्जरी करवाते हैं। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आईडीए। एसओबी हम पहले पढ़ चुके हैं। डिस्पनिया होता है पेशेंट को, फटीग होता है, थकावट सी होती है, हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी होती है, बेचैनी सी, मसल क्रैम्प्स, पेल स्किन, स्पून शेप नेल। ठीक है, दिस इज द फिजिकल फाइंडिंग ऑफ, आपको एक स्पून शेप नेल मिलते हैं विच इज फाइंडिंग ऑफ आईडीए। ठीक है, ओपीडी में पेशेंट्स आपके पास आती हैं फीमेल, डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द है, मुझे जिस्म में दर्द है, मुझे सांस लेने में मसला होता है, पट्ठों में दर्द है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, आईडीए के होते हैं। ओके, नाउ हाउ टू ट्रीट। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपने आयरन सप्लीमेंट देने होते हैं। आयरन ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। अगर सीवियर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, तो आप इनमें आयरन के हम टेस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से आपको पता चल जाता है कि इसमें आयरन की कितनी डेफिशिएंसी है। अब ट्रीटमेंट में हम ओरल आयरन सप्लीमेंट देते हैं। ओरल आयरन सप्लीमेंट में हमारे पास ये है, आइब्रेट फॉलिक है 50 500 है, जिसमें क्या होता है, ठीक है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, विटामिन बी सी कम्प्लेक्स होता है। ये हमारे पास न्यूट्री फैक्टर, इसमें भी ये भी एक आयरन सप्लीमेंट है। तो ये आप पेशेंट को देते हैं 1 टैबलेट डेली फॉर 2 to 4 वीक्स। या हम आयरन इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं पेशेंट की, जिसका हमारे मेनली जो मेन हमारे पास पाकिस्तान में ब्रांड है विनोफर के नाम से। ठीक है ना, तो आप अक्सर पेशेंट ओपीडी में आपके पास आती होंगी, सिर्फ आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आती होंगी, और ये
वीनोफिर की बोतल लगवानी है, ठीक है। तो ये आप आयरन इन्फ्यूजन करवाते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसमें सीवियर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट को, तो इसलिए हमने पहले भी ऊपर रिस्क फैक्टर में पढ़ा है, देयर इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ आईडी इन प्रेगनेंसी। ओके, सो इस तरीके से हम, ये है हमारी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने सीबीसी इंटरप्रिटेशन पढ़ी और मोस्ट कॉमन अनीमिया जो हमारा है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इसको पढ़ा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।